so strong tonight. Hello guys and welcome back to channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So starting with the hypothalamus, in the last class I've completely discussed the pancreas, and today's video will be the fourth installment of this series, and starting with the hypothalamus, and the end of this video will be thyroid gland. So after that only one video will be required in this chapter, and to finish this chapter. So after that I'll conduct a test of 45 questions with a time limit of 30 minutes, and those 45 questions will be very standard, and all will be based on these notes, and if you get them correct, that's your job done. So my name is Vinayka, and let's start this. So starting with the hypothalamus, in the last class we have completely discussed the pancreas. So starting with the hypothalamus, the three things that you must aware of: the location, then the origin, and the common name. So location is floor of diencephalon, the origin is ectoderm, and the common name is master of master gland. So master gland किसको बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को. देन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज नॉन एज हाइपोथैलेमस, ग्रैंड मास्टर. ठीक है. सो इन दिस वीडियो अब हमें मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन समझने, कैसे ये दोनों काम करते हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कैसे एक के हार्मोन दूसरे हार्मोन को कंट्रोल करता है, कैसे समझते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं. अब आप पूछो कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या होते हैं. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऐसे न्यूरॉन्स जो हार्मोन सिक्रीट करने के कैपेबल हों. ठीक है. सो ऐसे न्यूरॉन्स जो हार्मोन सिक्रीट करने के कैपेबल हों उनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. सो हाइपोथैलेमस हैव न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. सो हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं. तो अब हमें पढ़ना है कि वो हार्मोन कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पे मतलब क्या इफेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे कैसे हार्मोन रिलीज़ करता है. सो उसके लिए मुझे आपको एक कार्टून डायग्राम से समझाना पड़ेगा. पहली बात, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ कार्टून डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ. सो मान लो कि ये एक हाइपोथैलेमस है. दिस इज़ अ सर्कल. हाइपोथैलेमस this is a circle and hypothalamus. ठीक है. सो एक ये मैंने नीचे एक और सर्कल बना दिया, और एक ये है पिट्यूटरी ग्लैंड. आई नो यू के बाद ए आएगा, वो मैं लिखना भूल गया. ठीक है. सो मास्टर ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. और इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड. ठीक है. सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ना एक स्टॉक से कनेक्ट होते हैं. उस स्टॉक को मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज अ स्टॉक. दिस इज अ स्टॉक connecting the hypothalamus and pituitary gland. So this is the stalk that I have drawn with the green color. So इस stalk हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रही है, जैसे इस कार्टून डायग्राम में हमें पता चल रहा है. इस स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज इनफंडिबुलम. ठीक है. अब इनफंडिबुलम और पिट्यूटरी ग्लैंड, इनफंडिबुलम भी दो टाइप, ये स्टॉक भी दो में बट जाती है. इनफंडिबुलम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू. एक होता है हाइपोथैलेमो
हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन और दूसरा है नर्व ट्रैक्ट। अब हमें समझना होगा कि इन्फंडिबुलम भी दो में डिवाइड हो गई, हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल वेन और नर्व ट्रैक्ट में। नर्व ट्रैक्ट का पूरा नाम हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल नर्व ट्रैक्ट, ये पूरा नाम है, मैंने इसको बस एक नर्व ट्रैक्ट से लिख दिया। अब जो हाइपोथैलेमस है, ये जो आपको हाइपोथैलेमस ये दिख रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं। पहला एक अडीनो हाइपोफाइसिस, अडीनो हाइपोफाइसिस जो मैंने ग्रीन से लेफ्ट साइड में बना दिया, और एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो मैंने ग्रीन स्टॉक के राइट साइड में बना दिया। सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि दो चीज़ में डिवाइड है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि एडिनो हाइपोफाइसिस भी कुछ अ टर्म इज यूज्ड पास डिस्टेलिस एंड पास ट्यूबरेलिस, वो भी अभी आप मत पढ़ो, आपको आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में। सो कमिंग बैक टू दिस, पिट्यूटरी ग्लैंड दो चीज़ में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस में और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। सो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस जो एडिनो हाइपोफाइसिस से कनेक्ट करता है, जो हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस को कनेक्ट करता है वो है हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल वेन। और हाइपोथैलेमस को अगर जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से कनेक्ट करता है वो है नर्व ट्रैक्ट, नर्व ट्रैक्ट। सो ऐसा समझो, ये है आपका हाइपोथैलेमस, इसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दो में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैं आपसे कॉमन पूछूं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को दो कनेक्ट, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कनेक्ट करता है? दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। सो आप बोलोगे इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। बट अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ कि हाइपोथैलेमस एंड एडिनो हाइपोफाइसिस को कौन कनेक्ट करता है, सो आप बोलोगे एडिनो हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करने वाले एक पोर्टल वेन है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूँगा न्यूरो हाइपोफाइसिस को कौन कनेक्ट करता है, तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल नर्व ट्रैक्ट। सो आई होप आपको ये कार्टून डायग्राम समझ आया होगा, थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा, दैट इज़ इनफ फॉर मी। सो अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ जिससे आपको आगे की कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे आपको ये थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा क्रिप्टिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का समझना। सो मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में मैंने आपको कहा कि हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कौन कौन से हैं? सो आपको तीन याद रखने हैं, तीन सेल्स आपको याद रखना है, ट्यूब्यूरल न्यूक्लियाई, ट्यूब्यूरल न्यूक्लियाई, देन आपको याद रखना है पैरावेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, और तीसरा आपको याद रखना है सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। आपको ये तीन न्यूक्लियाई हैं, इस न्यूक्लियाई लिख लेना, ये तीन न्यूक्लियाई हैं हाइपोथैलेमस के। सो हाइपोथैलेमस हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो न्यूक्लियाई हैं न्यूरो सेल्स वो हैं ट्यूबरल न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये तीन जो न्यूक्लियाई हैं जो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो आपको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का मतलब क्या है, न्यूरॉन्स कैपेबल ऑफ, न्यूरॉन्स ये देखो ये लाइन लिखी हुई, न्यूरॉन्स कैपेबल ऑफ सिक्रीटिंग हार्मोन्स इज नोन एज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरॉन्स कैपेबल of secreting hormones, of secreting hormones। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हुआ कि हाइपोथैलेमस के अंदर तीन न्यूक्लियाई हैं, ट्यूबरल, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुपरऑप्टिक। चलो अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की।
अब हम बात करते हैं किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी, जो मैं लास्ट में ए लगाना भूल गया था, अब मैंने लगा दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, कॉमनली कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। सो पिट्यूटरी दो पार्ट में होता है डिवाइडेड, अडीनो हाइपोफाइसिस, अडीनो हाइपोफाइसिस, and the other is neurohypophysis. Neurohypophysis. So adenohypophysis is made by pars, आपको ये अभी याद करना है, pars distalis plus pars tuberalis। आपको अगर ये चीज़ pars distalis और pars ट्यूबरलिस अभी नई चीज़ आ रही समझ, कोई बात नहीं, हम आगे हम पढ़ेंगे इसको। सो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा से बनता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको यही समझाना था बस। अब हम आगे पढ़ लेंगे, जब हम आगे पिट्यूटरी ग्लैंड अब हम पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू द हाइपोथैलेमस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये तो बेसिक इंट्रो था जो मैंने आपको बताना चाहिए था ताकि आपको ये वीडियो समझ आ जाए। सो स्टार्टिंग विद द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, फर्स्ट थिंग ओरिजिन एक्टोडर्म हम पढ़ चुके हैं, लोकेशन फ्लोर ऑफ डायंसेफेलोन पढ़ चुके हैं, हैज़ कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पढ़ चुके हैं। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस को। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। ठीक है, चलो। हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरॉन्स कैपेबल ऑफ सेक्रेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय इन्फेंडिबुलम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया, एक जनरल टर्म है। देन हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, देखो आ गया बेटा पॉइंट, किसको कनेक्ट करती है, हाइपोथैलेमस और अडीनो हाइपोफाइसिस को। आपको बता दिया अडीनो हाइपोफाइसिस क्या है, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोफाइजियल नर्व ट्रैक्ट कनेक्ट करती है हाइपोथैलेमस टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलो अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स ऑफ द ट्यूबरल न्यूक्लियाई सिक्रेटेड इनटू द अडीनोहाइपोफाइसिस। देखो मैंने आपको बताया था 3 टाइप के न्यूक्लियाई थे, ट्यूबरल, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक। तो अब हम हाइपोथैलेमस के ट्यूबरल न्यूक्लियाई को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस हार्मोन्स ऑफ द ट्यूबरल न्यूक्लियाई। सो ट्यूबरल न्यूक्लियाई किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का। सो हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ट्यूबरल न्यूक्लियाई। ठीक है, ये किसको देगा, टारगेट सेल कौन है इसका, अडीनोहाइपोफाइसिस। अडीनोहाइपोफाइसिस किसका पार्ट है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, सो और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन ऑफ द अडीनोहाइपोफाइसिस। अब हम बात करते हैं। सो पहला हार्मोन ऑफ द ट्यूबरल न्यूक्लियाई है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और हम इसको बोलते हैं सोमैटोक्राइनिन। ठीक है, जब भी स्टैटिन आ जाता है ना, स्टैटिन मतलब होता है स्टॉप करना, S फॉर स्टॉप, S फॉर स्टैटिन, आपको याद रखना है। सो सोमैटोक्राइनिन लिखा है बट यहाँ पर, तो ये किस पे एक्ट करेगा, अडीनोहाइपोफाइसिस के जो टारगेट सेल है अडीनोहाइपोफाइसिस के, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जिस पे एक्ट करेगा, सोमैटोट्रॉप्स। ठीक है, और सोमैटोट्रॉप्स क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, अडीनोहाइपोफाइसिस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। देखो इसके लिए आपको एक कार्टून डायग्राम फिर समझाना पड़ेगा। देखो ये आया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज कर रही है।
ये एक्ट करेगा बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस में। एडिनो हाइपोफाइसिस में करेगा, कहाँ पर एक्ट करूँगा मैं? एडिनो हाइपोफाइसिस में करेगा ये सोमैटोट्रॉप्स पर, सोमैटोट्रॉप्स पर, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रॉप पे एक्ट करा, इसने क्या करा, रिलीजिंग हार्मोन था तो इसने ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा दी, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बढ़ा दी, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा दी, ठीक है। सो नेक्स्ट फिर आया, वो कहेगा ठीक है, तो हमेशा ऐसा थोड़ी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हमेशा बढ़ती रहे, एक टाइम पे स्टॉप भी तो करनी है। अगर मान लो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो उसको कम कैसे करें, उसको स्टॉप कैसे करें? तो फिर आएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GHIH। बेटा पहले था GHRH, ये देखो R, यहाँ पर I आ गया, इसको हम बोलते हैं GHRH को हम बोलते हैं सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोक्राइनिन, और GHIH को हम बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। देखो फिर से स्टैट आ रहा है ना, सोमैटोस्टेटिन। सो दिस ऑल्सो एक्ट ऑन द सोमैटोट्रॉप्स, ठीक है। और अब क्या करेगा बेटा, सोमैटोट्रॉप पे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम कर देगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को कम कर देगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम कर देगा ये, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम कर दी इसने। नेक्स्ट, तो इसने ऐसे ही बोले बेटा हार्मोन ऑफ द, इसमें देखो हाइपोथैलेमस, हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस कौन सा, ट्यूबरल न्यूक्लियाई सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस में जा रहे हैं ये। टारगेट सेल कौन सा है इसका बेटा, इस पर आप इसको रेड से मार्क करो, टारगेट सेल है एडिनो हाइपोफाइसिस, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट सेल बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस है, ट्यूबरल न्यूक्लियाई के एडिनो हाइपोफाइसिस। जो ट्यूबरल न्यूक्लियाई जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस पे जाके एक्ट करते हैं, और वो रिलीज़ कर रहे हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन, वो रेगुलेट कर रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो या ज़्यादा हो। सो ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, सो नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा जो आया कहाँ से आया, ट्यूबरल न्यूक्लियाई से आया। आपको एक चीज़ हमेशा याद करनी है, आपको रेड से लिख देता हूँ, ट्यूबरल हमेशा किस में करेगा बेटा, ट्यूबरल करेगा हमेशा एडिनो हाइपोफाइसिस में, एडिनो हाइपोफाइसिस में, ठीक है। ट्यूबरल हमेशा एडिनो हाइपोफाइसिस में करेगा। सो नेक्स्ट आया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन TRH, या फिर हम बोलते हैं TSHRH, TRH या फिर TSHRH। TRH कैसे बोले बेटा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TSHRH कैसे बोले बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये किस पे एक्ट करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस पे। एडिनो हाइपोफाइसिस पे कौन से सेल्स होंगे बेटा, थायरोट्रॉप्स। और ये क्या करेंगे हमेशा, इंक्रीज द, अगर आपको ये मेरी वीडियो की वजह से नहीं दिख रहा, सो यहाँ लिखा है बेटा इंक्रीजेज द TSH सिक्रीशन। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इंक्रीज करेगा बेटा ये TSH की सिक्रीशन, TSH सिक्रीशन, ठीक है। कैसे करा, अब अगर मैं कह देता TRH, ठीक है, ये था TRH, TSHRH रिलीजिंग हार्मोन। आप कभी नोटिस करो जब भी रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है तो सिक्रीशन बढ़ रही है। अगर मैं ऐसे लिख देता TSHIH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो TSH की सिक्रीशन कम कर देता, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई हार्मोन ऐसा है नहीं कि TSHIH बोल दें हम जिसको। सो नेक्स्ट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH या फिर ACTHRH। सो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नेक्स्ट हार्मोन है CRH या फिर ACTHRH। ये एक्ट करते हैं बेटा कॉर्टिकोट्रॉप्स पर। कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या है, एक टाइप के सेल हैं जो एडिनो हाइपोफाइसिस पे पाए जाते हैं। सो ये क्या करेंगे बेटा, ACTH की सिक्रीशन बढ़ा देंगे। ACTH क्या होता है बेटा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा देंगे। नेक्स्ट आया बेटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH। तो ये गोनाडोट्रॉप्स पे एक्ट करेंगे। ये FSH और FSH एंड LH आर गोनाडोट्रॉप्स, दीज आर गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। सो FSH एंड LH की सिक्रीशन बढ़ा देंगे। फिर आया बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL, प्रोलैक्टिन को इंडिकेट करा बेटा PRL से। फिर रिलीजिंग था तो R और हार्मोन के लिए H, सो PRLRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन।
तो इलेक्ट्रोट्रॉप्स पे एक्ट करा और इसने प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बढ़ा दी। फिर आया बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, सो PRL फॉर प्रोलैक्टिन, देन इनहिबिटिंग हार्मोन के लिए IH, देन ये ऑल्सो दीज ऑल्सो एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रोट्रॉप्स, ठीक है, एंड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इसने कम कर दी। फिर आया बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन MSH-RH, ये एक्ट करेगा बेटा पार्स इंटरमीडिया पे और इसने MSH की सिक्रीशन बढ़ा दी। आपको बताता हूँ ये पार्स इंटरमीडिया है क्या। आपको ये सब कुछ वैसे याद करना पड़ेगा कि कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। रिलीजिंग है तो बढ़ाएगा, इनहिबिटिंग है तो घटाएगा, और सिर्फ एक लिखा हुआ है जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता। सो ऐसे कभी भी GN गोनाडोट्रोपिन N छोटा लिखा था G बड़ा लिखा जाता है, ऐसे GnRH, सो दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कभी भी ऐसे नहीं लिखाएगा GnIH, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये बेटा M है, M यहाँ पर M कर लो, मिलानो, और ये P है प्रोलैक्टिन, और ये G है गोनाडोट्रोपिन। सो मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, सो MSH-IH या फिर डायरेक्ट MIH, एक ही बात है। तो ये बेटा एक्ट करेंगे पार्स इंटरमीडिया पे और MSH की सिक्रीशन कम कर देंगे। जब देखो इनहिबिटिंग आ रहा है तो MSH की सिक्रीशन कम कर दी। फिर से आपको एक कार्टून डायग्राम समझाता हूँ, देखो कार्टून डायग्राम, देखो ये आपका है अडीनो हाइपोफाइसिस और ये आपका है न्यूरो हाइपोफाइसिस। आपको बता दिया, पहला है अडीनो हाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अडीनो हाइपोफाइसिस ना, अडीनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, सॉरी, दिस इज पार्स, मैंने आपको जैसे बताया था पार्स डिस्टालिस, दिस इज पार्स ट्यूबरैलिस, ट्यूबरैलिस। और एक पार्ट और होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, बट ये पार्ट वेल डेवलप्ड नहीं होता, तो हम इसको ना, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, दिस इज एडिनो हाइपोफाइसिस, दिस इज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड दिस इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का एक पार्ट ना वेल डेवलप्ड नहीं होता, हाइपोफाइसिस का एक पार्ट वेल डेवलप्ड नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ये एक हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है जो कि नॉट वेल डेवलप्ड। हम मैमल्स में वेल डेवलप्ड नहीं होता, बट जब हम एम्ब्रियो थे तब ये वेल डेवलप्ड था। तो इसको पार्स इंटरमीडिया को एडिनो हाइपोफाइसिस का ही पार्ट माना जाता है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। अब जो ट्यूबरल न्यूक्लियाई से जो हार्मोन आया वो पार्स, जो MSH, सिर्फ MSH, RH और MIH, MSH, RH और MIH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, वो सिर्फ पार्स इंटरमीडिया पे एक्ट करते हैं। और पार्स इंटरमीडिया वेल डेवलप्ड नहीं है मैमल्स में, जो कि हम हैं मैमल्स। सो पार्स इंटरमीडिया हम किसका पार्ट मानते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस का, बट इन द एम्ब्रियो स्टेज इट इज़ वेल डेवलप्ड। सो वही लिखा हुआ है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रहा बेटा ये वाला पॉइंट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया पे एक्ट करके MSH की सिक्रीशन बढ़ा देता है। फिर लिखा है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया पे एक्ट करके MSH की सिक्रीशन घटा देता है। देन अब लिखा है बेटा हार्मोन्स ऑफ द सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। देखो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ट्यूबरल न्यूक्लियाई के खत्म। मैंने आपको 3 तरह के न्यूक्लियाई बताए थे, एक सेकंड में पानी पी लूँ। मैंने आपको 3 तरह के न्यूक्लियाई बताए थे, ट्यूबरल न्यूक्लियाई, सुपराऑप्टिक न्यूक्लियाई, देन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ट्यूबरल न्यूक्लियाई एडिनो हाइपोफाइसिस मैंने आपको बताया था। जो सुपराऑप्टिक न्यूक्लियाई है और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस पे एक्ट करेंगे। जो पिट्यूटरी का एक और पार्ट था ना, ये रहा न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको मैं रेड से ऐसे शेड कर रहा हूँ, इस पे एक्ट करेंगे पैरावेंट्रिकुलर, पैरा एंड सुपराऑप्टिक। तो अब हम वही पढ़ेंगे।
सो हॉर्मोन्स ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, दीज एक्ट्स ऑफ क्या सिक्रीट करते हैं ये, तो ये सिक्रीट करते हैं एडीएच और वेसोप्रेसिन। बेटा एडीएच और वेसोप्रेसिन एक ही बात होती है, एडीएच का दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस सिक्रीट्स द एडीएच थ्रू देयर एक्सॉन्स। बेटा न्यूरॉन, न्यूक्लिया ना न्यूरॉन है, न्यूरॉन के पास एक्सॉन होते हैं ना, कुछ इस टाइप का एक न्यूरॉन होता है, रफ बेटा कार्टून डायग्राम में फिर से, दिस इज एक्सॉन दैट इज शेडेड पार्ट। सो यहाँ से वो रिलीज करते हैं एडीएच थ्रू देयर एक्सॉन्स इनटू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेटा और अब हमें पता है कि अगर अब न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात हो रही है तो न्यूरोहाइपोफाइसिस और जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस का पार्ट है और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया हाइपोथैलेमस का पार्ट है। और अब हम बात कर रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की, और सुप्राऑप्टिक और न्यूरोहाइपोफाइसिस को जोड़ने वाली पोर्टल वेन नहीं थी, ये थी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल नर्व ट्रैक्ट। सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्रीट्स द एडीएच, हॉर्मोन्स ऑफ द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये रहा हॉर्मोन्स ऑफ द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई secretes ADH or vasopressin. Supraoptic nucleus secretes the ADH through their axons into the neurohypophysis where it gets stored by hypothalamo-hypophyseal nerve tract. So with this हमने ये भी ख़त्म कर लिया है. So moving forward, so yeah, hormones of the paraventricular, बेटा इसके आगे लिख लेना न्यूक्लियाई, इसके आगे लिख लेना न्यूक्लियाई, हॉर्मोन्स ऑफ द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. सो इट सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन इनटू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑक्सीटोसिन इनटू द न्यूरोहाइपोफाइसिस बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल नर्व ट्रैक्ट. सो आपको कैसे, आपको एक ट्रिक बताऊं याद करने की, आप याद करो पोसा, POSA. देखो P फॉर पैरावेंट्रिकुलर, P फॉर पैरावेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर बेटा ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट कर रहा है, आ रहे ना. फिर ये देखो P और ऑक्सीटोसिन, देखो पैरावेंट्रिकुलर और ऑक्सीटोसिन. फिर आ रहा है बेटा S बेटा मैंने बताया सुप्रा ऑप्टिक. ये किसको, S के आगे क्या आ रहा है, A फॉर ADH और वेसोप्रेसिन. ADH का दूसरा नाम क्या बेटा, ADH और वेसोप्रेसिन. सो ट्यूबरल न्यूक्लियाई ने 9 हार्मोन सिक्रीट करे, उसमें से 3 इनिबिटिंग थे. तो कौन कौन से हम एक बार याद कर लेते हैं. पहला था GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, दैट इज सोमेटोक्राइनिन. सेकंड PRLIH, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन. और थर्ड था मेलानोसाइट इनिबिटिंग हार्मोन MIH. तो 3 टाइप के इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करे किसने 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 बोलो, 3 टाइप के इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करे ट्यूबरल न्यूक्लियाई ने. सो मूविंग फॉरवर्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, मैंने आपको बता दिया. ऑरिजिन, इसके 2 तरह के ऑरिजिन है. जो अडीनो हाइपोफाइसिस का है वो है एंडोडर्म का ऑरिजिन, और न्यूरो हाइपोफाइसिस बेटा जो भी न्यूरल आ जाए, जब भी ब्रेन से रिलेटेड बात हो जाए, न्यूरल आ जाए जब भी, तो आप एक्टोडर्म याद रखना, एक्टोडर्म. सो एडिनो हाइपोफाइसिस, A फॉर एडिनो, A फॉर इंटीरियर. बेटा ऐसे याद करो, A फॉर एडिनो एंड A फॉर इंटीरियर. ये पूछा जाता है कौन सा इंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर है, ठीक है. सो ऑरिजिन क्या है बेटा, इसका डुअल ऑरिजिन इसका है. देन आपको बता दिया मैंने, पिट्यूटरी 2 में डिवाइड होता है, अडीनो और न्यूरो में डिवाइड है. ये अडीनो को एंडोडर्म ऑरिजिन है, न्यूरो का एक्टोडर्म का ऑरिजिन है. पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे डेवलप होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डेवलप्ड बाय द रुथकेज पाउच. एक टाइप का पाउच पाया जाता है जब हम एम्ब्रियो होते हैं, हमारी जो बकल कैविटी के रूफ पर होता है, जो पैलेट के पीछे का जो रीजन होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के जो बीच का रीजन होता है, वहाँ पर एक पाउच पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रुथकेज पाउच, RUTHK'(S), रुथकेज पाउच. वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप्ड होता है. सो वही लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डेवलप्ड फ्रॉम द रुथकेज पाउच फाउंड इन द एट द रूफ ऑफ द बकल कैविटी इन एम्ब्रियो. इन ह्यूमन एडिनो हाइपोफाइसिस फाउंड बाय, ये आपको बता चुका हूँ बेटा, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स ट्यूबरालिस, वेयर एज न्यूरो हाइपोफाइसिस फाउंड बाय पार्स नर्वोसा.
ये आपको बेटा मैं कार्टून डायग्राम में बता चुका हूँ. इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिएट लोब इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, मैंने आपको ये भी बताया. दस इट इज़ कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द अडीनोहाइपोफाइसिस ओनली. सो देखो, जब हम एम्ब्रियो थे तो डिस्टेलिस भी डिफरेंशिएट था अपने अलग में, ट्यूबेरलिस भी था, इंटरमीडिया भी था और नर्वोसा भी था. अदर मैमल्स में क्या है बेटा, अडीनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स ट्यूबेरलिस अडीनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है, और पार्स नर्वोसा जो न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट अलग है, और पार्स इंटरमीडिया एक अलग सेपरेशन है. आप समझो, अडीनोहाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स ट्यूबेरलिस, ठीक है. उसके बाद है न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसमें पार्स नर्वोसा, और एक अलग से है पार्स इंटरमीडिया जो अडीनोहाइपोफाइसिस का पार्ट नहीं है, ठीक है. और जब हम बचपन में थे एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो, तो पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स ट्यूबेरलिस अलग अलग थे. बेटा दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. देखो, जब हम एम्ब्रियो थे पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स ट्यूबेरलिस अलग अलग, पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स ट्यूबेरलिस अलग अलग, कोई अडीनोहाइपोफाइसिस कुछ नहीं था. फिर आया बेटा पार्स इंटरमीडिया, और फिर आया बेटा पार्स नर्वोसा, अलग 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 अलग. अदर मैमल्स में क्या है बेटा, अडीनोहाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स ट्यूबेरलिस, पार्स इंटरमीडिया इज अदर देन अडीनोहाइपोफाइसिस एज वेल एज न्यूरोहाइपोफाइसिस. बट इन केस ऑफ मैमल्स, अडल्ट मैमल, ये है बेटा मैमल का केस, आप लिख लो मैमल्स, ह्यूमंस, बल्कि ह्यूमंस लिख लो बेटा, ठीक है. अडीनोहाइपोफाइसिस में ही इंटरमीडिया का पार्ट है, और इंटरमीडिया पे ट्यूबरल न्यूक्लियाई का कौन सा, बेटा ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको पिछले बताया था. ट्यूबरल न्यूक्लियाई का कौन से दो हॉर्मोन्स हैं जो इंटरमीडिया पे एक्ट कर रहे थे. सो आपको ये फाइंड करना है. सो मूविंग फॉरवर्ड, सो हॉर्मोन्स ऑफ द अडीनोहाइपोफाइसिस. अडीनोहाइपोफाइसिस, पहली बात आपको ट्यूबरल न्यूक्लियाई ने अडीनोहाइपोफाइसिस को दिए थे. ट्यूबरल न्यूक्लियाई ने अडीनोहाइपोफाइसिस को दिए थे हॉर्मोन्स. सो हॉर्मोन्स ऑफ द अडीनोहाइपोफाइसिस, अडीनोहाइपोफाइसिस को किसने हॉर्मोन्स दिए थे, ट्यूबरल न्यूक्लियाई ने, ठीक है. सो अडीनोहाइपोफाइसिस के कुछ टारगेट सेल्स थे जहाँ पर वो एक्ट करते थे, और वहाँ से अडीनोहाइपोफाइसिस अपने हॉर्मोन्स बनाता था. सो कमिंग बैक टू द, हमने याद है आपको एक आया था TRH, या फिर TSHRH आया था ना एक, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो थायरोट्रॉप्स पर एक्ट करके और उसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा दी थी, ठीक है. सो हॉर्मोन्स ऑफ द अडीनोहाइपोफाइसिस, TSH आया था ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बेटा TSH को ही बोलते हैं, TSH को बोलते हैं थायरोट्रोपिन. थायरोट्रोपिन इज नोन एज TSH, secreted by beta thyrotrops, acts upon the thyroid gland and stimulate it to secrete the T3 and T4. तो देखो समझते जाते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था इसको समझने में, और अगर आप ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो मैं आपको स्लोली समझाता रहता हूँ. देखो, ट्यूबरल न्यूक्लियस से आया TRH और TSHRH. TRH बोलो या फिर TSHRH, एक बात. TRH का मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TSHRH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ये थे ट्यूबरल न्यूक्लियाई के हार्मोन्स जो कि एक्ट करे अडीनोहाइपोफाइसिस पे. अडीनोहाइपोफाइसिस में किस टारगेट सेल पे एक्ट करे, थायरोट्रॉप्स पे एक्ट करे. थायरोट्रॉप्स पर एक्ट करके अब अडीनोहाइपोफाइसिस ने हार्मोन रिलीज़ करा. कौन सा हार्मोन रिलीज़ करा, TSH रिलीज़ करा. TSH का क्या मतलब होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्टिमुलेट कर रहे किसको, थायराइड को. अब ये किस पे जाएगा, थायराइड ग्लैंड पर जाएगा. सो सिक्रेटेड बाय द थायरोट्रॉप्स. थायरोट्रॉप्स आर द पार्ट ऑफ द अडीनोहाइपोफाइसिस. सो आप लिख लो सेल ऑफ अडीनोहाइपोफाइसिस, ठीक है.
So act upon the thyroid gland and stimulate it to the secrete to the T3 and T4. फिर आया था बेटा, एक आया था कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ACTH और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ACTH स्टैंड्स फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिन ये किस पे एक्ट कर रहे थे, कॉर्टिकोट्रॉप्स पर, और इसने रिलीज करा ACTH रिलीज करा. ACTH का क्या काम होता है? ACTH एक्ट्स अपॉन द एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स इज फाउंड इन द किडनीज. आपको आगे बताऊंगा. एड्रीनल कॉर्टेक्स, सो origin of the adrenal cortex is mesoderm. Origin, so it is the origin is mesoderm. Acts on the adrenal cortex and उसको स्टिमुलेट करेगा 3 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करने के लिए. पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन. देन हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स दैट इज DHEA डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन. देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन. थर्ड, गोनाडोट्रोपिन्स. तो बेटा पहले हार्मोन आया था GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. उसने GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो एक्ट करा गोनाडोट्रॉप्स पर, और गोनाडोट्रॉप्स ने गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करे. गोनाडोट्रोपिन्स आर सेक्रेटेड बाय द गोनाडोट्रॉप्स and it is of 2 types, FSH and LH. FSH is follicle stimulating hormone. It in males में क्या काम करता है? मेल्स में जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं उस पर एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस कराता है, स्टिमुलेट कराता है. और फीमेल पे एक्ट क्या करता है बेटा? फीमेल पर ये ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट करता है और उनकी मैचुरेशन कराता है. प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी टू ग्राफिन फॉलिकल्स में उनकी मैचुरेशन कराता है. सो दीज और ये फॉलिकल जब मैचुरेशन के फेज़ में जब होती हैं तो ईस्ट्रोजन रिलीज़ करती हैं. ईस्ट्रोजन इज़ द सेक्स हार्मोन. सो FSH इज़ रिलेटेड टू द ईस्ट्रोजन. सो आप ऐसे याद करो, Fe आयरन. So FSH, F stands for FSH and E for estrogen. So with this page is also completed. Moving forward the next page. हाँ, so गोनाडोट्रोपिन्स भी 2 तरह के होते हैं. गोनाडोट्रोपिन्स भी 2 तरह के होते हैं, FSH और LH. सो LH गोनाडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH 2 तरह के होते हैं. सॉरी, गोनाडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH को एक नाम और है ICSH. सो मैं आपको लिख देता हूँ एक बार ICSH की फुल फॉर्म. सो LH को हम बोलते हैं बेटा ICSH, वेयर ICSH स्टैंड फॉर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. सो बेसिकली ICSH मेल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है बेटा. मेल को ऐसे डिनोट करते हैं और फीमेल को ऐसे, आपको पता ही होगा. सो ICSH मेल के लिए ही डिनोट किया जाता है. सो इन मेल्स ये क्या काम करता है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स. देखो बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स आ रहे हैं इसलिए इसको ICSH बोला गया. और लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल बेटा सेम, बोथ आर सेम. सो मेल्स में क्या करते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करता है ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन. बेटा टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन. मेल sex hormone is testosterone. Androgen. In female it causes the rupture of the beta graphene follicle. Graphene follicle की rupture कराता है to release the ova in the fallopian tube. इसको बोलते हैं ovulation. The remnant of the graphene follicle is called as corpus luteum, which is maintained by LH. Corpus luteum secretes the high amounts of the progesterone, which is also sex hormone, and secretes small amount of the estrogen under the influence of the LH. तो देखो बेटा, LH और FSH का बिल्कुल अपोजिट काम बेटा. इसको समझो. मेल का तो आपको समझ आ गया, मेल का समझ आ गया. देखो पहले मैं आप केस ले रहा हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ FSH.
FSH ने क्या करा बेटा इन मेल्स, मेल्स में क्या करा बेटा, क्या करा था बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करा, ठीक है। उसमें क्या करा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्ट्स अपॉन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक्ट्स ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और क्या करा, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इन फीमेल में क्या करा बेटा, ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट करा, ओवेरियन फॉलिकल्स एक्टेड ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स, क्या करा बेटा, प्राइमरी से टर्शरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और फिर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ना, ये जितने भी, ये सब ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, रिलीज ईस्ट्रोजन वाइल डेवलपमेंट, रिलीज ईस्ट्रोजन वाइल डेवलपमेंट। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि FSH इज रिलेटेड विद बोलो ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। अब हम बात करते हैं LH की, LH इसको बोलते हैं सॉरी, ICSH को बेटा LH को ICSH भी बोला। ये किस पे एक्ट करा, प्राइमरी इन मेल्स, लेडिग सेल्स, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल। ये इस पे एक्ट करके क्या करा, एंड्रोजन रिलीज करवाए, एंड्रोजन विच इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इन फीमेल ये था बेटा इन मेल। फीमेल में क्या करा, ये रप्चर करता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बेटा। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है बेटा, अंडा, ओवा, टू रिलीज ओवा which is known as beta ovulation. Now this remnant of graphene follicle is known as corpus luteum. Remnant of graphene follicle is known as क्या है, corpus luteum बेटा। corpus luteum releases progesterone, high amount of progesterone. so वही लिखा है बेटा इसमें, in female it causes the ruptures, क्या, ये बेटा LH की बात कर रहे हैं, LH in females it causes the rupture of graphene follicle. इस पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेमिनेंट रप्चरेंस कौन कराता है, RUPUR जो भी है बेटा, कैसे लिखते हैं, RUPTURE ये होते हैं ना स्पेलिंग, हाँ। रप्चर कौन कराता है, रप्चर कराता है बेटा LH. So it causes the rupture of the graphene follicle to release the ova in the fallopian tube, ovulation process. The remnant of the graphene follicle is called as the corpus luteum, which is maintained by LH. Corpus luteum secretes high amount of the progesterone and the small amount of the estrogen. बेटा ये estrogen भी release करता है, but small amount under the influence of the LH. So next hormone of adenohypophysis is lectotropin. Prolactin induces the growth of the mammary gland. बेटा प्यूबर्टी की एज में mammary gland की इंड्यूस कराता है ये ग्रोथ.
एंड सिंथेसिस सॉरी प्यूबर्टी की एज में नहीं कराता, जब भी ज़रूरत होती है, मिल्क की ज़रूरत होती है पोस्ट बेसिकली नर्सिंग मीडिया पीरियड में, when the milk is required, so induces the synthesis of the milk in the mammary glands, induces the growth of the mammary glands. Its secretion increases during the gestation period and the nursing period. सो बेटा तभी मिल्क की ज़रूरत पड़ती है और तभी मेमरी ग्लैंड का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज दिस हार्मोन इज़ प्राइमरली हायर इन अमाउंट as from usual in females during the gestation period as well as nursing period. So prolactin और lactotropes, TSH और थायरोट्रोपिन एक ही बात है, TSH बोलो या थायरोट्रोपिन बोलो, प्रोलैक्टिन बोलो या लैक्टोट्रोपिन बोलो, ठीक है। चलो हमने इसका फंक्शन सीख लिया, इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड सिंथेसिस। बेटा यहाँ सिंथेसिस लिखा है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो सिंथेसिस लिख कर लेना, synthesis of milk in them. Its secretion increases in the mother during the gestation period and nursing period. बेटा prolactin is vestigial in males. बेटा मेल्स को कोई ज़रूरत नहीं है ना मिल्क की, मेल्स में तो आप जो मेमरी ग्लैंड है वेस्टिजियल होते हैं, सो प्रोलैक्टिन इज़ वेस्टिजियल इन मेल्स, ये आपको एक याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा मेलानोसाइट्स, जो पार्स इंटरमीडिया पे एक्ट करा था, MSH RH और MIH एक्टेड अपॉन द पार्स इंटरमीडिया, देन MSH की सिक्रेशन बढ़ाई थी, देन MSH की सिक्रेशन कम करी थी। अब अगर MIH आया तो MSH की सिक्रेशन कम होगी, MSH RH आया तो MSH की सिक्रेशन इंक्रीज़ होगी। सो मेलानोसाइट्स MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेटा फुल फॉर्म बता दी, सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया, ठीक है बेटा। इट एक्ट्स अपॉन द मेलानोसाइट्स ऑफ द स्किन, बेटा हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं और उसमें मेलानिन की सिक्रीशन को ये इंड्यूस कराता है, एंड इंड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ द मेलानिन इन देम। सो मेलानोसाइट का क्या काम है बेटा, मेलानोसाइट MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पार्स इंटरमीडिया, it acts upon the melanocytes of the skin and induces the secretion of the melanin in them. आई होप आपको एक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मेलानिन इज अ स्किन पिगमेंट, बेटा मेलानिन हम सबको पता है स्किन पिगमेंट है और हमें यूवी रेज से बचाता है, एंड प्रिवेंट आवर स्किन, बेटा यहाँ पर अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप लिख लो, विच प्रिवेंट अस फ्रॉम, यहाँ पर बेटा मेलानिन इज अ स्किन पिगमेंट विच प्रिवेंट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। अब आई बेटा ग्रोथ हार्मोन की बात, जिसको हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, ये भी दो तरह के थे। चलो, इट ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स अपॉन द एपिफाइजियल प्लेट, बेटा बोन्स में एपिफाइजियल प्लेट होती है ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड कॉजेज द देयर इलोंगेशन। बेटा जब हम बचपन में होते हैं तब हमारी हड्डी छोटी होती है, एज़ कम्पेयर टू जब हम बड़े होते हैं तब हमारी हड्डी भी बड़ी हो जाती है, हमारी ग्रोथ भी होती है। सो बोन्स की दोनों तरफ एपिफाइजियल प्लेट होती है, तो क्या करता है जो ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, वो एपिफाइजियल प्लेट जो बोन के दोनों तरफ प्लेट्स होती हैं उसको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट, उस पर एक्ट करके उनकी इलोंगेशन कराता है, जिससे हड्डी लंबी हो और जिससे हमारी हाइट भी बढ़े, जिससे हमारी ग्रोथ भी हो। सो ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स अपॉन द एपिफाइजियल प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड इंड्यूसेस देयर एलोंगेशन। तो बेटा क्या होता है, एक सेकेंड, मान लो कि ये आपकी हड्डी है, कुछ इस टाइप की हड्डी है बेटा, इस एंड और इस एंड दोनों पे एपिफाइजियल प्लेट होती है, दोनों एंड पर एपिफाइजियल प्लेट होती है, ठीक है। एपिफाइजियल प्लेट इज प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स, दिस एंड एज वेल एज दिस एंड। सो यहाँ पर एपिफाइजियल प्लेट होती है और ये ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन उस पर एक्ट करके उसकी एलोंगेशन कराता है, एलोंगेशन, जिससे कि बोन की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो। So growth hormone acts upon the muscles as well as cartilage and induces their growth. Growth hormone muscles और cartilage पे भी act करता है और उनकी भी growth induce कराता है, ठीक है। Next, growth hormone causes the बेटा fat breakdown, lipolysis। आपको जब भी अगर आपको बेसिकली याद हो तो, और अगर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, प्यूबर्टी की एज में ना हमारी बॉडी में फ़ैट ख़त्म होने लग जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड ग्रोथ हार्मोन की जो मात्रा है ग्रोथ हार्मोन की वो बॉडी में काफ़ी बढ़ जाती है
और ग्रोथ हार्मोन तभी हमारी हाइट भी बढ़ती है और फैट बॉडी का ख़त्म करने लग जाता है, बिकॉज लिपोलिसिस फैट ब्रेकडाउन ये प्रमोट करता है. ग्रोथ हार्मोन कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हैव इंसुलिन लाइक एक्शन. बेटा इस लाइन को आप अंडरलाइन करो, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन. आपको समझाता हूँ. ग्रोथ हार्मोन्स कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हैज इंसुलिन लाइक एक्शन, दस आर कॉल्ड एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. देखो, ग्रोथ हार्मोन ऐसे कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है जिनका इंसुलिन जैसा कुछ काम होता है. सो हम उनको बोलते हैं ILGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करो. ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना. और बाय प्रमोटिंग द फैट ब्रेकडाउन, बेटा उसने ग्लूकोज नहीं लिया, एनर्जी कब आए हमारी बॉडी में? या तो हम ग्लूकोज का अपटेक करो तो एनर्जी आए, या आप फैट तोड़ो तो एनर्जी है. उसने फैट तोड़कर एनर्जी दी है, ना कि ग्लूकोज लेके एनर्जी दी है. तो उसने ग्लूकोज को बख्श दिया, ग्लूकोज को स्पेयर कर दिया. तो ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट. ग्रोथ हार्मोन shows glucose sparing effect. So growth hormone provides energy to the cell by promoting the fat breakdown and not utilizing the glucose from the blood. Thus glucose sparing effect और डायबिटोजेनिक इफेक्ट. ठीक है, ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट को ही डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी बोला जाता है. तो आपको एक चीज़ दोबारा, आपको एक बार दोबारा ग्रोथ हार्मोन पे दोबारा ले लेते हैं. ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन जिसको बोला जाता है, ये एपिफाइजल प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे एक्ट करते हैं और प्रमोट देयर ग्रोथ. देन मसल्स एंड कार्टिलेज पे एक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. देन लिपोलिसिस प्रमोट करते हैं. देन ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट एंड डायबिटोजेनिक इफेक्ट. और सिक्रीट करते हैं कुछ इंसुलिन लाइक फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं ILGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. सो डिसऑर्डर रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन्स. कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की. आपने देखा होगा कि किसी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, किसी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बोना बोलते हैं, जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है. और आई डोंट नो क्या मतलब लेमन टर्म में जिसकी हाइट ज़्यादा होती है मतलब उसको क्या बोलते हैं. सो आई डोंट नो अबाउट दैट. सो डिसऑर्डर हम पढ़ लेते हैं. डिसऑर्डर हाइपर सिक्रीशन. अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या होता है, एक तो कंडीशन होती है बेटा जाइजेंटिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. बेटा अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, प्यूबर्टी से पहले, तो उसको बोलते हैं बेटा जाइजेंटिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. बेटा इस चीज़ को आप अंडरलाइन करो. बिफोर प्यूबर्टी पर्सन इज abnormally tall and has a huge body like खली. अगर आपने सुना होगा बेटा खली, द ग्रेट खली बोलते हैं ना बेटा उसको. ह्यूज बॉडी भी काफ़ी ह्यूज है और abnormally tall. और अगर आप WWE देखते होगे तो एक इंडिया की तरफ से एक और रेसलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं WWE में, शैंकी सिंह. उनको खली ने ही ट्रेन करा है. सो बोथ आर शैंकी सिंह both are abnormally tall. Khali and Shanky Singh both are abnormally tall and have huge body, so both suffer from the gigantism, that is hypersecretion of the growth hormone before the puberty. So person is abnormally tall and has huge body. Then acromegaly, hypersecretion of the growth hormone after puberty. बेटा प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ गई. सो पर्सन हैज़ abnormally large face and hands with respect to the body. उसके हैंड्स और जो बॉडी है उससे अलावा वो एकदम नॉर्मल रहेंगे, हैंड्स की ग्रोथ एकदम नॉर्मल रहेगी. बट जो उसका फेस की ग्रोथ होगी, जो फेस की ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसको बोलते हैं बेटा गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस. सो डिसऑर्डर हमने दो पढ़ लिए ग्रोथ हार्मोन को रिलेटेड. अगर दोनों ही हाइपर सिक्रीशन है, अगर प्यूबर्टी से पहले हो जाए तो उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म. पर्सन इज abnormally tall and has a huge body. Then दूसरा है बेटा एक्रोमेगैली, abnormally tall face with respect to body. So these are the two disorder related with the hyper secretion. अगर बेटा ज़रूरी नहीं है ना कि हाइपर सिक्रीशन ही हो, हाइपर सिक्रीशन भी हो सकती है.
सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन अब हम देख रहे हैं. सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बॉडी में कम हो. ड्वार्फिज्म अगर बिफोर प्यूबर्टी हो जाए, पर्सन स्टंटेड ग्रोथ होती है. ड्वार्फिज्म भी 3 तरह के होते हैं, इसको छोड़ना चाहो छोड़ दो, तीनों को छोड़ सकते हो. एल आई इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता कितने टाइप के ड्वार्फिज्म होते हैं. फिर भी हम पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ मत छोड़ के चलो. हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. ड्वार्फिज्म, हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बिफोर द प्यूबर्टी, पर्सन हैज स्टंटेड ग्रोथ, गिट्ठा ही रह जाता है, वो बोना रह जाता है. 3 तरह के होते हैं बेटा ड्वार्फिज्म, लोरेन टाइप, फ्राउश टाइप एंड नेनिज्म टाइप. लोरेन टाइप मोस्ट कॉमन होता है बेटा, सिर्फ हाइट गिट्ठी होती है, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ बट सेक्सुअली डेवलप्ड. फ्राउश में क्या होता है बेटा, फ्राउश स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ बट सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड. आपने देखे होंगे कि सेक्सुअली डेवलप्ड नहीं है और छोटा भी रह गया हाइट में, तो उसको फ्राउश टाइप की ड्वार्फिज्म है. और थर्ड है नेनिज्म टाइप, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर. एक चीज़ और बेटा, जो मैंने रेड से पिंक से और ये येलो से आपको जो कर रखे हैं ना, इसको आप थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है. सो दूसरा क्या है हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन का, सिमेंस डिजीज़, जिसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया. बेटा ये जो मैं टेस्ट लूँगा उसमें ज़रूर पूछ लूँगा, और नीट नहीं पूछेगा एक्रोमाइक्रिया क्या है, बट मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ. सो सिमेंस डिजीज़ और एक्रोमाइक्रिया, हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बिफोर द प्यूबर्टी, आफ्टर द प्यूबर्टी. पर्सन हैज़ वेरी स्मॉल फेस एंड पाम्स विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी. देखो बेटा, दोनों में एक चीज़ कॉमन, दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन बताता हूँ मैं. देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन, देखो जाइजेंटिज्म एंड यहाँ पर हमने ले लिया ड्वार्फिज्म. देखो जिसके पीछे इज़म आ रहा है ना, ड्वार्फ, यही स्पेलिंग होती है ना, हाँ, ड्वार्फिज्म, इज़म, इसको आप याद रखो बेटा, ये है बिफोर प्यूबर्टी. ये भी क्या है बेटा, बिफोर प्यूबर्टी. और दोनों में क्या है बेटा, इसमें क्या है, ह्यूज बॉडी. इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है. सो पर्सन हैज स्टंटेड ग्रोथ और उसमें ह्यूज बॉडी थी. और उसके बाद अगर हाइपर सिक्रेशन में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं एक्रोमेगाली, और हाइपोसिक्रेशन बोलते हैं अगर आफ्टर प्यूबर्टी की, दोनों में बात कर रहा हूँ तो बोलते हैं बेटा एक्रोमाइक्रिया या फिर सिमेंस डिजीज़, ठीक है. तो सिमेंस डिजीज़ और एक्रोमाइक्रिया की हम बात कर लेते हैं. छोटे पाम, छोटे बॉडी पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द फेस. न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स कौन कौन से थे बेटा, एक था ADH और वेसोप्रेसिन, एक ही बात है, और दूसरा था बेटा ऑक्सीटोसिन. सो न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, डज नॉट सिंथेसाइज. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि वो कोई अपने हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन, उनको रिलीज़ करता है. बट इट स्टोर एंड रिलीज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन ADH एंड ऑक्सीटोसिन. बेटा ADH बाय सुप्राऑप्टिक एंड oxytocin by paraventricular. So neurohypophysis, this line is very important. I must write this different on. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्या था, न्यूरोहाइपोफाइसिस
does not synthesize its own hormone like adenohypophysis, but it store and releases hypothalamic hormone. So neurohypophysis does not synthesize or secrete its own hormone like adenohypophysis did. Adenohypophysis did secrete its own hormone and secrete them, but neurohypophysis doesn't. So but it store and release the hypothalamic hormone, that is ADH, vasopressin and oxytocin. Coming back to the neurohypophysis, this line, neurohypophysis does not synthesize any hormone, but it store and release the hypothalamic hormone ADH and vasopressin. ADH by ADH पोसा आप याद करो, P for paraventricular, then P के बाद O है तो oxytocin, S for supraoptic and A for ADH. It has hearing body, sac-like structure to store the hormone. बेटा ये हार्मोन कैसे स्टोर करेगी, इसके पास ना हेयरिंग बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन स्टोर करती है. तो आप ये लाइन याद कर लो, इट हैज़ हेयरिंग बॉडी, हेयरिंग बॉडीज, हेयरिंग sac like structure to store the hypothalamic hormone. Which hormone? Hypothalamic hormone ADH and oxytocin. बेटा अगर आपको एक बात याद हो, तो मैंने आपको ये कहा था जहाँ भी ADH आता है वहाँ ऑक्सीटोसिन आता ही आता है. कहा था, चाहे वो स्मॉल पेप्टाइड्स हो, both are the examples of the small peptides hormone, है ना. So coming back to the ADH or vasopressin, बेटा ADH acts upon the DCT and collecting ducts. ADH DCT और collecting ducts पे act करता है और increase the water reabsorption. So यूरिन को concentrate करेगा ये. इसको आप स्टार मारो लाइन को. Function of the ADH, ये है function, ADH का function. ADH acts upon the, बेटा इस चीज़ को आप करो सर्कल, DCT and CD, to increase the water reabsorption from them, thus making the urine concentrated. बेटा अगर आपने कभी देखा होगा कि जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तो आपका जो यूरिन है वो काफ़ी डाइल्यूट आता है, मतलब वाटरी मतलब वाटर जैसा ही आता है लगभग. बट कभी आप एकदम जैसे पानी ही ना पियो पूरे दिन, 1-2 दिन पानी ना पियो, तो आपका जो यूरिन है, जो टॉयलेट है, वो काफ़ी येलो आता है. सो येलो क्यों होता है? क्योंकि बेटा आपकी बॉडी में ना वाटर डेफिसिट कंडीशन है, आपकी बॉडी पानी इतना लॉस नहीं करना चाहती. अगर पानी वाटरी, मतलब जो यूरिन है वो वाटरी कब आता है? जब बॉडी में एक्सेस पानी हो, मतलब कोई इतना डेफिसिट ना हो कि हमें कंसर्न हो कि पानी बचाना है. बट जब बॉडी में पहले से ही पानी नहीं है, तो अगर हम यूरिन के थ्रू पानी निकाल देंगे तो और कम हो जाएगा ना पानी. तो इसलिए आपका टॉयलेट येलो आता है जिसमें लेस वाटर कंटेंट. सो ADH एक्ट्स अपॉन द CD, that is collecting duct, and DCT of nephrons to increase the water reabsorption. बेटा अगर reabsorption कर रहे हो ना, पानी reabsorb कर रहे हो, तो यूरिन को concentrate कर रहे हो. सो आई होप आपको ये भी फंक्शन क्लियर होगा. डिसऑर्डर, बेटा अगर ADH, मैं आपको ये भी बताया था कि ADH की डेफिशिएंसी से एक डायबिटीज़ होती है. ADH की डेफिशिएंसी से एक डायबिटीज़ होती है विच इज़ नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस. सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ADH क्या कर रहा था? वाटर को कंसंट्रेट कर रहा था, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब पानी बचा रहा था. अगर ADH नहीं होगा तो
पानी ज़्यादा बहेगा, मतलब टॉयलेट ज़्यादा आएगा, तो उसको बोलते हैं बेटा पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया इज बेटा एक्सेसिव थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन और बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोलते हैं या फिर मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। इट्स एक्ट्स अपॉन द मेमोरी मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रियस। बेटा आपको पता होगा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इट एक्ट्स अपॉन द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रियस एंड इंड्यूसेस देयर कॉन्ट्रैक्शन। बेटा मान लो कि ये यूट्रियस की लाइनिंग है ये यूट्रस की लाइनिंग है, ये यूट्रस की लाइनिंग है और इसके अंदर बेबी है। सो दिस इज़ यूट्रस लाइनिंग एंड मायोमेट्रियम जो मसल्स हैं, मायोमेट्रियम की मसल्स, सो उनके पास स्मूथ मसल्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। सो ऑक्सीटोसिन आया, इसने कॉन्ट्रैक्ट करा, सो बेबी को निकालने में आसानी होगी। सो इट एक्ट्स अपॉन द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड इंड्यूसेस देयर कॉन्ट्रैक्शन टू ब्रिंग अबाउट द पार्चुरेशन। बेटा पार्चुरेशन मतलब बच्चे को बाहर निकालना, इस पार्चुरेशन hence called as the birth hormone. It acts upon the बेटा मायो एपिथेलियल सेल। बेटा एक जो मेमोरी ग्लैंड में मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और द मेमोरी ग्लैंड, मैंने क्या बोला, हाँ, मेमोरी ग्लैंड में मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और उस पर भी एक्ट करता है और इजेक्शन करता है बेटा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम देम, इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम देम। बेटा अगर मैं कह दूँ सिंथेसिस ऑफ द, इस पे कंफ्यूज करा जा सकता है कि हाँ सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन देम कौन करता है। सिंथेसिस कौन करता है बेटा, सिंथेसिस करता है PRL, प्रोलैक्टिन और लैक्टोट्रोपिन, एक ही बात है। बट इजेक्शन कौन करता है, इजेक्शन करता है ऑक्सीटोसिन। सो कमिंग बैक टू दिस, मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था बीच में 10 मिनट का। सो अगर मैं आपसे इसमें कंफ्यूज कराया जा सकता है कि मिल्क सिंथेसिस इन द मेमोरी ग्लैंड करता है प्रोलैक्टिन और या फिर लैक्टोट्रोपिन, और मिल्क इजेक्शन का काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज़ करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफाइसिस को, हाइपोथैलेमस हाइपोफेजियल पोर्टल वेन से कनेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस को नर्व ट्रैक्ट कनेक्ट करती है। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा से बना होता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस कोई भी अपना हार्मोन सिक्रीट या सिंथेसाइज नहीं करता, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज़ करता है। सो herring body sac like structure are present in the neurohypophysis to store the hormones of the hypothalamus। hypothalamus के कौन से दो हार्मोन हैं जो herring body जबकि sac like structure है जिसमें स्टोर होते हैं, वो हैं EDH और vasopressin और oxytocin। so coming back to the thyroid gland, thyroid gland का origin endodermal so location present on the location H shaped gland है, butterfly shaped gland है, present on the ventral side of the larynx, thyroid cartilage। ये लाइन आपको याद करनी है। so location is H shape और butterfly shaped gland, sorry मेरी थोड़ा गला ख़राब है। H shape और butterfly shaped gland present on the ventral side of the larynx या फिर thyroid cartilage, present between the fifth cervical and the first thoracic vertebrae। ये भी आपको लाइन करनी है। अब इसमें मैं क्या समझाऊँ, एक ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल, ठीक है। स्ट्रक्चर, थायराइड ग्लैंड इज अ एच शेप और बटरफ्लाई शेप ग्लैंड विच हैज़ 2 lobes, 1 on each side of the thyroid cartilage। मान लो कि ये है आपकी थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज जिसको हमने लैरिंग्स बोल दिया। इसके दोनों तरफ मैं आपको दोनों तरफ लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, and this is also second lobe of thyroid gland।
सो थायराइड ग्लैंड इज़ अ एच शेप और बटरफ्लाई शेप ग्लैंड विच हैज़ 2 lobes. ये 2 lobes जो मैंने ब्लैक सेंड करे हैं, 1 ऑन ईच साइड. बेटा एक एक दोनों साइड पर थायराइड कार्टिलेज के हैं. द टीएस ऑफ द थायराइड ग्लैंड शोज इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल. बेटा टीएस क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन. मान लो ये पेन है, टीएस इसको मैंने ऐसे काटा, ऐसे काट दिया और ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ. मान लो कि ये मेरा हाथ है, ऐसे मैंने हाथ दिया और इसको ऐसे काटा, मैंने हॉरिजॉन्टली काटा और अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ. तो ऊपर से देखना मतलब किसी चीज़ को ऐसे काट दिया और फिर ऊपर से देखो, तो उसमें 2 टाइप के सेल दिख रहे हैं. द टीएस ऑफ द थायराइड ग्लैंड शोज दैट इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट इज़ फॉलिकुलर सेल्स एंड सेकंड इज़ पैराफॉलिकुलर और सी टाइप सेल्स. सो आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ आई होगी. बेटा ये और ये आपको लाइन याद करनी है, इसमें मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता. ऑरिजिन आपको याद करना है. ऑरिजिन इज़ एंडोडर्म, प्रेजेंट बिटवीन द 5th सर्वाइकल एंड द फर्स्ट thoracic vertebrae. Location: H shape or butterfly shaped gland present on the ventral side. बेटा ventral side जो gravity को face करता है of the larynx thyroid gland. Structure butterfly shape कितनी बार बता चुके हैं. 2 लोब हैं, एक लोब each side of thyroid cartilage. So moving forward, the next. फॉलिकुलर सेल्स का क्या काम है बेटा? 2 तरह के सेल्स थे, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. ये था ना बेटा. तो पहले थे बेटा फॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल्स का क्या काम है? सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर. और जो एंड द स्पेस इनक्लोज इज नोन एज, बेटा यहाँ पर लिख लो आप अगर आपको विजिबल नहीं है तो, इंटरफॉलिकुलर स्पेस. इंटरफॉलिकुलर स्पेस. Follicular cell form the sac-like structure and the space enclosed in between is called as the interfollicular space. Follicular cells also secretes the hormones T3 and T4. बेटा इसको आप अंडरलाइन करो. T3 and T4 are secreted by the follicular cells which are stored in the interfollicular space. तो बेटा मान लो कि ये follicular cells हैं. These are follicular cells. फॉलिकुलर सेल्स. और बेटा ये है इंटरफॉलिकुलर स्पेस. इंटरफॉलिकुलर स्पेस. हाँ, तो फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे? T3 एंड T4 बना के इसके अंदर दे देंगे. इंटरफॉलिकुलर स्पेस के अंदर T3 एंड T4 बना के इसके अंदर दे देंगे. सो पैराफॉलिकुलर सेल्स का क्या काम है? आपको बताया था. थायराइड ग्लैंड कब काम आता है? जब बॉडी में जो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो टीसीटी आता है. आपको मैंने पैराथायराइड के साथ बताया था. सो टीसीटी का क्या काम था? टीसीटी क्या काम था? कैल्शियम लेवल को कम करता है बाय स्टॉपिंग द डीमिनरलाइजेशन और डिसोल्यूशन ऑफ बोन, बाय स्टॉपिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द जीआईटी एंड बाय स्टॉपिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द जीटी, CD and DCT. So parafollicular cells secrete the thyrocalcitonin, that is TCT. आपका होमवर्क है बेटा. TCT is antagonistic to आपको बता ही देता हूँ, PTH. सो ये देखो, ये था बेटा आपकी थायराइड कार्टिलेज. दिस इज़ योर लैरिंग्स और थायराइड कार्टिलेज. ठीक है. इसके दोनों तरफ के जो लोब्स थे बेटा, ये थे लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. और इन दोनों को जो जॉइन कर रहा था, इसको मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ. इसको जो जॉइन कर रहा है, isthmus joins 2 lobes of thyroid gland. देखो बेटा, TS of thyroid gland, इसको आप याद कर लो. isthmus join the 2 lobes of the thyroid gland. TS of the thyroid gland, मैंने TS काट के देखा, ऊपर से देखा बेटा, ये थे follicular cells. इसको जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये थे बेटा फॉलिकुलर सेल्स. इसने सिक्रीट T3 एंड T4. उसने इंटरफॉलिकुलर स्पेस, दिस इज़ योर बेटा इंटरफॉलिकुलर स्पेस. दिस इज़ इंटरफॉलिकुलर मार्क्ड बाय रेड, मार्क्ड बाय ब्लैक. interfollicular space. So T3 and T4 are secreted into the interfollicular space, and these are follicles, and these are distinctly placed the parafollicular cells that secretes the TCT.
Mark my word, TCT is not stored. TCT is not stored. So next is thyroid gland is the largest endocrine gland. ये आपको याद रखना है. Thyroid gland is the only endocrine gland which can store its own secretion. बेटा बाकी जितने भी हमने पढ़े किसी की ये नहीं पढ़ा कि वो अपने ही secretion को अपने पास स्टोर करके रख लेता है. कौन सी secretion बेटा? T3 and T4 by follicular cells. ठीक है बेटा. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट. So T3 or T4, T3 stands for triiodothyronine, which is 30 to 35% of total secretion, but it is more potent. It is more powerful, more potent. And T4 is tetraiodothyronine, which is also known as thyroxine, which is 65 to 70% of the total secretion, and it is less potent. So ये आपको बता दिया मैंने. Functions of the T3 and T4. It increases the BMR. BMR is basal metabolic rate. O2 received by the body in the 1 minute in 24 hours during the resting condition. So अगर आपको most of the students को BMR नहीं पता क्या है BMR. BMR क्या है? BMR basal metabolic rate, which is O2 received by body in 24 hour in resting condition. Basal metabolic rate क्या बेटा? O2 received by the body in 24 hours in resting condition. So it increases the BMR of the body. It helps to maintain the body temperature by increasing the metabolism and by generating the heat, calorogenic effect. बेटा इस लाइन को आप स्टार करो. ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है. It helps to maintain the body temperature. बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है by increasing the metabolism and generating heat, that is calorogenic effect. It increases the RBC production. It helps in the fat breakdown. बेटा fat breakdown as similar to growth hormone. growth hormone ने भी बेटा fat breakdown करे थे. growth hormone. It increases the carbohydrate utilization of the body. बॉडी में कार्ब्स होते हैं जो, उसका यूटिलाइजेशन. इट प्लेज रोल इन द मेटामॉर्फिज्म. देखो सॉरी. तो अगर हम इसके फंक्शंस देखें, इट इंक्रीज द BMR ऑफ द बॉडी, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट मेंटेन्स द हीट, body temperature. It maintains the body temperature by increasing the metabolism of the body. It causes the lipolysis. It causes the utilization of the carbs, that is carbohydrates. Then 2 points हम मिस कर रहे हैं. It increases the RBC production. एक पॉइंट और मिस कर रहे हैं. It also plays role in the metamorphism. Metamorphism क्या है? यंग वन का अडल्ट में बदलना. ठीक है. टेडपोल लिया मैंने. टेडपोल फ्रॉग में T3 और T4 इस नॉर्मल I2. बट एक चीज़ और बेटा, आयोडीन हैज़ रोल इन T3 एंड T4. ठीक है. अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, एक बात और याद रख लो, iodine deficiency results in deficiency of T3 and T4. ठीक है बेटा. सो टेडपोल लिया बेटा, इसमें नॉर्मल आयोडीन T3 T4 डाला तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल फ्रॉग बन गया. अब देखो, कम I2 कम T3 T4 तो कम मेटामॉर्फिज्म.
मतलब स्लो मेटामॉर्फिज्म, मतलब जो अडल्ट में जो बदलने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया। तो मतलब टेडपोल लार्ज साइज़ का हो गया, लार्ज टेडपोल, बिकॉज नो अडल्ट, नो और लेट अडल्ट है ना। बट टेडपोल में अगर I2 I3 डाल दिया, ज़्यादा I2 I3 ज़्यादा आयोडीन और ज़्यादा T3 T4, तो स्मॉल फ्रॉग, वेरी फास्ट मेटाबॉलिज्म। सो T3 एंड T4 आर स्टोर्ड इन द थायराइड ग्लैंड। ये आपको पता था, फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं और इंटरफॉलिकुलर फॉलिकुलर स्पेस में स्टोर होते हैं वो, बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद द थायरोग्लोबिन। ये आपको बेटा याद करना है। T3 एंड T4 आर स्टोर्ड इन द थायराइड ग्लैंड, interfollicular space by forming a complex with the thyroglobin. T3 and T4 hormone are transferred into the blood by forming a complex with the albumin. Beta albumin. T3 and T4 in thyroid gland, तो बेटा ये होगा, क्या आंसर होगा, थायरोग्लोबिन। T3 T4 इन ब्लड, तो बेटा आंसर क्या होगा, एल्ब्यूमिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया। दोबारा ले लेते हैं इसको। T3 ट्राईआइडोथायरोनिन 30 से 35% होता है बॉडी में, बट मोर पोटेंट होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। T4 टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन 60 to 65% होता है, लेस पोटेंट। फंक्शन ऑफ द T3 and T4, it increases the BMR of the body, it increases the metabolism which maintains the body temperature, then it has role in the metamorphosis, it increases the utilization of the carbs, then it increases the RBC production, and one more point, it causes lipolysis. So these are the 6 points regarding the function of the T3 and T4. सो अगर हम अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी भी होगी। अगर मैंने नॉर्मल टेडपोल पे नॉर्मल I2 और अगर नॉर्मल I2 डाला तो नॉर्मल T3 T4, तो नॉर्मल फ्रॉग बना। बट अगर मैंने ज़्यादा T3 T4 डाल दिया, ठीक है, तो स्मॉल फ्रॉग बन गया। अगर मैंने कम T3 T4 डाल दिया तो लार्ज टेडपोल बन गया। T3 एंड T4 जब थायराइड ग्लैंड में स्टोर होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं थायरोग्लोबिन के साथ। थायरोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, and when the T3 and T4 goes into the blood, it forms a complex with the albumin. So moving forward, next डिसऑर्डर अब हम पढ़ लेते हैं T3 एंड T4 की। पहले हम पढ़ लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा T3 T4। सो ओवर सिक्रीशन ऑफ द T3 एंड T4, T3 एंड यहाँ लिख लो बेटा T4। सो डिजीज़ कौन सी है बेटा, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर। बेटा ऑफ्थेल्मिक आ जाए ना बेटा, जब भी ऑफ्थेल्मिक तो बेटा आई की बात होती है, तो यहाँ लिखा बेटा एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर। सो एक सेकेंड बेटा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द T3 एंड T4। सो डिजीज़ है बेटा एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, जिसको हम बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, या तो कैंसर हो जाए। सो चलो आपको बताता हूँ। इम्यून सिस्टम फॉर्म्स सम एंटीबॉडी विच मिमिक द एक्शंस ऑफ द T3 एंड T4, thus stimulating the thyroid gland to increase the secretion of T3 and T4। देखो इम्यून सिस्टम ने कुछ एक ऐसी एंटीबॉडी बना ली जो किसका, TSH का काम मिमिक कर रहे हैं। TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड पे आता है और कहता है तुम T3 और T4 बनाओ। देयर इज़ नो हार्मोन जो T3 एंड T4 को कहेगा कि तुम बंद कर दो। ठीक है, जब स्टिमुलेशन आना कम, देखो जब स्टिमुलेशन नहीं आएगी तो T3 T4 नहीं बनेगा, बट जब स्टिमुलेशन आएगी तो T3 एंड T4 बनेगा ही बनेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं जब स्टिमुलेशन आए और T3 T4 ना बने। तो देखो एंटीबॉडी क्या बनाई हमारा, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, हमारे इम्यून सिस्टम ने एक ऐसी एंटीबॉडी बना ली जिसने TSH का काम मिमिक कर लिया, जिसने उसका काम कॉपी कर लिया। और उसने क्या करा, उसने TSH का काम मिमिक कर लिया। TSH जो काम करता है वैसा ही उसका हमशक्ल बन गया। तो TSH क्या करा, TSH ने क्या किया, थायराइड ग्लैंड पर गया और जो एंटीबॉडी TSH की जिसने मिमिक्री करी वो थायराइड ग्लैंड पर गए। उसने कहा कि भाई थायराइड ग्लैंड कहेगा ये तो TSH है, बट एक्चुअली में तो एंटीबॉडी है हमशक्ल।
या फिर उसका भैरू पिया, तो उस पर T3 एंड T4 कहेगा तुम T3 एंड T4 बनाओ। तो थायराइड ग्लैंड ने क्या करा, T3 एंड T4 बनाया नॉर्मल से ज़्यादा, सो T3 एंड T4 का हाई अमाउंट हो गया। इन सम केसेस थायरोटॉक्सिकोसिस कैन बी ड्यू टू द जो T3 एंड T4 एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर को, इसकी दूसरा नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। सम केसेस में ये कैंसर के कारण भी हो सकते हैं, जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए। सो इसके सिम्टम्स क्या हैं बेटा, अगर फैट ब्रेक डाउन करता है बेटा, जब भी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो जब भी T3 एंड T4 फैट ब्रेक डाउन करते हैं, सब ज़्यादा होगा T3 एंड T4 तो ज़्यादा फैट ब्रेक डाउन होगा। तो एक्सेसिव स्वेटिंग ड्यू टू द एक्सेसिव हीट जनरेशन बेटा, क्योंकि हीट जनरेशन में भी काम कर रहा था वो, बिकॉज इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म टू मेंटेन बॉडी हीट, ये लिखवाया था बेटा। नेक्स्ट वेट लॉस, क्योंकि फैट ब्रेक डाउन हो रहा है। थर्ड प्रोट्रूडिंग आई बॉल बेटा, हमारे जो आई के आसपास ना एक फैट की लेयर होती है, फैट कैप्सूल। सो प्रोट्रूडिंग आई बॉल ड्यू टू द फैट लेयर अराउंड द आई बेटा, हमारी आई के आसपास फैट की कैप्सूल होती है जो हमें इंजरी से बचाती है। तो उसका भी फैट जाएगा तो हमारी जो आई बॉल है बाहर की तरफ आने लग जाएगी। तो प्रोट्रूडिंग आई बॉल। स्वॉलन थायराइड ग्लैंड एंड लार्ज थायराइड ग्लैंड बेटा, हमारी जो गर्दन में होता है ना, वेंट्रल साइड, गर्दन तो ग्रेविटी को फेस कर रही है। सो स्वॉलन थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होगा फिफ्थ सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक, इसके बीच में होता है। सो स्वॉलन थायराइड ग्लैंड, स्वॉलन neck, thus neck region appears swollen due to the continuous stimulation of the TSH, number of the follicles and the size of the follicles increases। बेटा TSH किसको स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड में किसको स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है ना। सो एक्सेसिव स्वेटिंग ड्यू टू द एक्सेसिव हीट जनरेशन, वेट लॉस, प्रोट्रूडिंग आई बॉल ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट लेयर अराउंड द आई, swollen thyroid gland and large thyroid gland। दस बेटा यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, THUS, 10 neck appears swollen due to the continuous stimulation of the TSH, number of the follicles and the size of the follicle increases। hypothyroidism, जब T3 and T4 कम हो बॉडी में, तो हाशीमोटो डिजीज़ बेटा एक डिजीज़ होती है, हाशीमोटो डिजीज़, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें क्या करते हैं बेटा, इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडी बनाता है जो अगेंस्ट TSH का काम करे। एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर मैं कह दूं क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बिल्कुल एक्सोफ्थेल्मिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बट क्या हाशीमोटो डिजीज़ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? जी हाँ, हाशीमोटो डिजीज़ में इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडी बनाता है जो TSH के अपोजिट काम करे। TSH थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल्स की साइज़ और नंबर ग्रोथ इंक्रीज़ कर रहा था, बट इसमें क्या करा, इसमें TSH ने TSH का काम उल्टा कर दिया। तो अब T3 एंड T4 बॉडी में बन ही नहीं रहा। तो हाशीमोटो डिजीज़ में क्या है बेटा, पहला आपको याद रखना है, ये पॉइंट पूछा जाता है बेटा, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर है बेटा इम्यून सिस्टम फॉर्म सम एंटीबॉडी अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड, इंक्रीज इन बॉडी वेट बिकॉज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द फैट्स, फटीगनेस बेटा थकान, बॉडी टेम्परेचर इज़ लोअर बिकॉज वो तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ना, जनरेशन ऑफ द बॉडी हीट, एक इसको आप अंडरलाइन कर लो, जनरेशन ऑफ द बॉडी हीट। ठीक है बेटा, अगर हम नेक्स्ट पढ़ें, हाँ, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, बेटा इस पॉइंट को भी आपको याद करना है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल। T3 एंड T4 का कुछ रोल होता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो कि ये आपको सिर्फ याद करना है, आपको कनेक्ट नहीं कर सकता मैं। सो नेक्स्ट इज़ हाइपोसिक्रेशन द T3 एंड T4 इज़ क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है बेटा, बच्चों में होती है। सो हाइपोसिक्रेशन ऑफ द T3 एंड T4 इन इन्फेंट्स, क्रेटिनिज्म कैन अकर इन द ग्रोइंग बेबी बेटा, जब वो मदर की वूम में होता है। सो इफ़ द मदर थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस द लेस T3 एंड T4, so it can cause cretinism, which means T3 and T4 are lower than normal in infant. So symptom, mental retardation, protruding tongue,
पिजन्स चेस्ट, पॉट बेली, पेट काफ़ी मोटा होता है. देन प्रोट्रूडिंग टंग, बेटा टंग थोड़ी बाहर निकली होती है. पॉट बेली और पिजन्स चेस्ट अपीयरिंग्स. मेंटल रिटार्डेशन, बेटा T3 एंड T4 ऑल्सो हेल्प इन द नर्वस टिश्यू, ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू. इस पॉइंट को आप स्टार मारो. T3 and T4 also help. T3 T4 also helps in development of nervous tissue, ठीक है बेटा. T3 and T4 also helps in generating body heat. ये भी आप एक पॉइंट याद कर लो, body heat. Symptoms: mental retardation. T3 and T4 helps in the development of the nervous tissue. Mental retardation हो गया बेटा protruding tongue, pot belly और pigeon's chest. Mixed edema एक और कंडीशन जो हाइपोसेक्रेशन की है, और मिक्स एडीमा बोलते हैं बेटा इसको, मिक्सो एडीमा. अडल्ट क्रेटिनिज्म और गुल्स डिजीज़. बेटा इसको स्टार मारो, गुल्स डिजीज़. मैं आपको कंफ्यूज करूं, सिमंड्स डिजीज़ कौन सी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना. सो हाइपोसेक्रेशन ऑफ द T3 एंड T4 इन अडल्ट्स में अगर हाइपोसेक्रेशन हो जाए T3 एंड T4 अडल्ट की तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बेटा. एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी फैट, इंक्रीज इन बॉडी फैट, जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था. जब अडल्ट में हो जाए, जैसे हाशीमोटो डिजीज़ में हुआ था, बॉडी लो टेम्परेचर. इसमें अडीमा आ रहा है तो बेटा एक पॉइंट ये ऐड कर लो, अक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू में बेटा फ्लूइड, दस बॉडी अपीयर स्वॉलन. अडीमा आ रहा है ना बेटा, अडीमा इज स्वेलिंग. इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स, बेटा ये रहा एक पॉइंट सेम, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स. देन लिथार्जी एंड टायर्डनेस, सेम पॉइंट था बेटा. सिंपल गोइटर कहते हैं ना, इसका गर्दन फूली सी रहती है. आयोडीन की डेफिशिएंसी, मैंने कहा था बेटा आयोडीन की जब डेफिशिएंसी हो, आयोडीन की डेफिशिएंसी, सो बेटा आयोडीन की डेफिशिएंसी T3 एंड T4 भी कम होगा, T3 एंड T4 भी कम होगा. एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग इन द नेक रीजन, बेटा ये सिम्टम है. एनलार्ज थायराइड ग्लैंड काफ़ी एनलार्ज होगा, स्वेलिंग इन द नेक रीजन. अब हम पढ़ते हैं इस बेटा क्यों होता है ये. सो क्यों होता है, देखो बेटा. कॉज डिक्रीज T3 एंड T4 अमाउंट इन द ब्लड, स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द TSH. बेटा फीडबैक मैकेनिज्म होता है. सो अगर T3 एंड T4 बॉडी में कम है क्योंकि आयोडीन कम है, सो वो पिट्यूटरी के पास मैसेज भेजेंगे तुम भाई TSH रिलीज़ करो. वो थायराइड ग्लैंड पर आएगा और फॉलिकुलर सेल्स का साइज़ बड़ा कर देगा, इसलिए फॉलिकुलर सेल्स का साइज़ बड़ा हो गया तो थायराइड ग्लैंड भी बड़ा दिख रहा है. सो ये था आपका सिंपल गोइटर. तो बेटा ये मुझे लग रहा है कि ना थायराइड ग्लैंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार दोबारा ले लेते हैं. थायराइड ग्लैंड को दोबारा ले लेते हैं एक बार. सो अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स. सो बेटा हाइपर सिक्रीशन में बेटा एक ही डिसऑर्डर है, हाइपर सिक्रीशन. और एक है बेटा हाइपोसिक्रीशन. हाइपर सिक्रीशन में बेटा, हाइपर सिक्रीशन में कौन सा है बेटा, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, या फिर बेटा थायरोटॉक्सिकोसिस. बेटा हाइपोसिक्रीशन में है बेटा मिक्सोएडिमा या फिर गल्स डिजीज़. ये आपका पहला पॉइंट. दूसरा है बेटा अडल्ट क्रेटिनिज्म, इसी को बोलते हैं बेटा. फिर क्रेटिनिज्म, नॉर्मल क्रेटिनिज्म, देन गोइटर. ये तीन थे ना बेटा. और एक था बेटा हाशीमोटो डिजीज़.
इसको गलत लिख दिया, हाशीमोटो, हाशीमोटो डिजीज़। तो बेटा हाशीमोटो डिजीज़ और आपका मेग्स एडिमा ऑलमोस्ट सेम except in Hashimoto in mixed edema, there is accumulation of tissue fluid of interstitial fluid in tissues, ठीक है बेटा। So almost same except in mixed edema there is accumulation of the interstitial fluid in the tissues. So and lethargy, tiredness, देन आपका ये था बेटा एक पॉइंट, लेथार्जी एंड टायर्डनेस। देन आपका होगा बेटा इंक्रीज बॉडी वेट, देन बेटा इर्रेगुलर पीरियड्स, देन होगा बेटा आपका और लेथार्जी, वेट, बॉडी वेट बढ़ गया बेटा, फैट इंक्रीज हो जाएगा, लो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बेटा। एग्जॉस्ट है, इसमें क्या होगा बेटा आपका, इसमें क्या पॉइंट होगा आपका थायरोडॉक्सिकोसिस में, कैंसर ड्यू टू कैंसर बेटा। इस हाशीमोटो इज ऑटो इम्यून एंड एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर इज ऑल्सो ऑटो इम्यून ड्यू टू कैंसर और प्रोट्रूडिंग आईबॉल, high temperature, then lean body। ये आपके कुछ मेजर सिम्टम्स हैं इसके एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर और थायरोडॉक्सिकोसिस के। सो बेटा एक बार मैं उसको दोबारा ले लेता हूँ। सो मेंटल रिटार्डेशन, क्रेटिनिज्म की बात कर रहे हैं हम। T3 and T4 हेल्प्स इन द, बेटा इस लाइन को आप अंडरलाइन करना, T3 and T4 हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू। प्रोट्रूडिंग टंग, पॉट बेली, पेट बाहर, पिजन्स चेस्ट अपीयरेंस, मिक्स एडिमा, अडल्ट क्रेटिनिज्म, गर्ल्स डिजीज, हाइपर सेक्रेशन ऑफ द T3 and T4 in adults, accumulation of the body fat, tissue increase in the body weight, low body temperature, accumulation of interstitial fluid in the body temperature, parts swollen, irregular menstrual cycle in females, lethargy and tiredness, simple goiter due to the deficiency of iodine, symptoms in large thyroid gland, swelling in the neck region because there is feedback mechanism। तो इसमें आप लिख लो feedback mechanism, ठीक है। चलो अब हम एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर को एक बार ले लेते हैं। Immune system forms some antibody which mimic the action of the TSH, thus stimulating the thyroid gland to secrete the high amounts of the T3 and T4. In some cases, the thyroid gland causes the, हाँ। सो बेटा ये दो पॉइंट आपको याद रखना। प्रोट्रूडिंग eyeball due to the breakdown of the fats around ear, and swollen thyroid gland, thus due to the constant stimulation of the T3 TSH, the number of the follicles and the size of the follicles increases। So with this हम ये थायराइड ग्लैंड भी ख़त्म होता है। सो एक क्लास और लगेगी मुझे ये चैप्टर ख़त्म करने के लिए, एंड आफ्टर दैट मैं आपके लिए कुछ 45 क्वेश्चंस का एक टेस्ट कंडक्ट करूँगा विच विल बी हाईली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस which will merely based on these notes। so अभी रात के बज चुके हैं 2, मतलब सुबह के 2 बज चुके हैं। so एक क्लास और, ज़्यादा 1 घंटे की क्लास और या फिर उससे भी कम, जिससे चैप्टर ख़त्म
and फिर 45 minutes 45 questions test, standard questions. So with this is Vinagat signing off in the situation of COVID. Stay home, stay fit and stay healthy. Bye bye, good day and take care and good night.